हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉइंटिंग थ्योरम और पॉइंटिंग वेक्टर। तो डेरिवेशन भी करेंगे पॉइंटिंग थ्योरम का और पॉइंटिंग वेक्टर की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी डिस्कस करेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में कुछ पॉइंटिंग वेक्टर्स की कुछ अप्लाइड प्रॉब्लम्स करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिकों में एक है और कॉम्पिटिटिव दुनिया में क्वेश्चन इस पर पूछे जाते रहते हैं पॉइंटिंग थ्योरम पे। इंटरव्यू में भी डिस्कस होती है, काफ़ी बार इंटरव्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो एक चीज़ तो सबसे पहले यही याद रखें कि ये हमारी इलेक्ट्रोडायनामिक्स की वर्क एनर्जी थ्योरम कहलाती है। जो वर्क है वो एनर्जी में और एनर्जी वर्क में कैसे चेंज होती है उस पर बेस है। और बेसिकली ये एनर्जी कंजर्वेशन ना करके ये एनर्जी कंजर्वेशन फ्लक्स थ्योरम है। मतलब जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो पर यूनिट टाइम भी कंजर्व रहता है। एनर्जी कंजर्व ही नहीं रहती बल्कि पर यूनिट टाइम भी कंजर्व रहती है। तो ये एनर्जी फ्लक्स की कंजर्वेशन है। तो दो चीज़ें जो इसमें महत्वपूर्ण है वो ये है कि एक तो फर्स्ट पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम पर बेस है, जहां ईएम वेव की एनर्जी वर्क में कन्वर्ट होती है। वर्क एनर्जी थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स। दूसरा ये बताती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्लक्स। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव दुनिया में पूछा जा चुका है कि क्या बताती है, तो ये हमारी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्लक्स बताती है। और एनर्जी कंजर्वेशन बताने के साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये बताती है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास होती है किसी माध्यम से और अगर माध्यम में चार्ज पार्टिकल है तो उन चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सीलरेट करती है। तो जो हमारा दो कंपोनेंट होते हैं, हम सब इस चीज़ से वाकिफ हैं, पहले भी मैंने लेक्चरों में डिस्कस किया है कि ये वेव बेसिकली इस तरीक़ा से होती है। इसका ई कंपोनेंट होता है, बी होता है, और ये हमारा पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन होती है एस, और यही के प्रोपगेशन डायरेक्शन होती है। तो अगर यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स हैं माध्यम के, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है वो इनको एक्सलेट करेगा, क्योंकि ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, और जब भी फोर्स लगेगा तो चार्ज पार्टिकल एक्सलेट होगा, और एक्सलेटिंग चार्ज पार्टिकल जब फोर्स लगेगा डिस्प्लेस होगा तो वर्क होगा। और एक्सलेटिंग चार्ज पार्टिकल जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है। तो बेसिकली ये इस प्रिंसिपल पर भी बेस है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी घटती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी दो जगह खर्च होती है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी है वो खर्च होती है वर्क करने में, जो चार्ज पार्टिकल है माध्यम के उनको एक्सलेट करने में खर्च होती है उसकी एनर्जी, और रेस्ट एनर्जी कई बार हीट फॉर्म में बाहर निकल जाती है माध्यम से। तो ये एनर्जी का हिसाब है। इसमें हम एनर्जी का वो देते हैं कि एनर्जी किस तरीक़ा से डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो इसमें हमारी जो मैक्सवेल रिलेशंस हमने ड्राइव किए थे, रिलेशन नंबर 3 और रिलेशन नंबर 4, उन्हें यूज करते हैं और उनसे मैथमेटिक्स का ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। तो हमारे पास जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशंस हैं उन्हें जब हम लिखते हैं, एक हमारे पास एक्सप्रेशंस है कर्ल E इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, जिसे हम कहते हैं फैराडे लॉ। ये फैराडे लॉ से लिया गया है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो बताता है कि नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू टाइम कर्ल E के इक्वल होता है, और इसका मतलब होता है कि B के रेट ऑफ चेंज से E पैदा होता है। तो ये हमारा इसे इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिख देते हैं इसे, कर्ल E इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। उसके अलावा हमारे पास एम्पियर्स लॉ है जो मॉडिफाई हुआ मैक्सवेल के द्वारा। उसके हिसाब से हम लिखते हैं कर्ल H इक्वल टू J प्लस डेल टी अपॉन डेल टी, या इसको लिखते हैं बराबर J प्लस एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी। इसको इक्वेशन 1 कह दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दें। उसके बाद क्या करें कि इक्वेशन 1 का डॉट प्रोडक्ट ले लें H के साथ, और इक्वेशन नंबर 2 का डॉट प्रोडक्ट ले लें E के साथ। जैसे हम इसे H डॉट कर्ल E करेंगे तो ये आ जाएगा H डॉट कर्ल E इक्वल टू माइनस H डॉट
डेल वी अपॉन डेल टी। डॉट का मतलब है डॉट प्रोडक्ट। उसी तरीका से इसको ले लें, ये हमारा हो जाएगा ई कर्ल एच इजकल टू जे डॉट ई प्लस एप्सिलॉन ई डॉट डेल ई अपॉन डेल टी। डॉट लगा दें हैं, इसको इक्वेशन 3 बोल दें और इसको इक्वेशन 4। उसके बाद क्या करें कि इक्वेशन नंबर 4 में से इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें, 4 - 3। तो ये एक्सप्रेशंस बन जाएगा ई डॉट कर्ल एच माइनस एस डॉट कर्ल ई इजकल टू जे डॉट ई प्लस एप्सिलॉन ई डॉट डेल ई अपॉन डेल टी प्लस एस डॉट डेल वी अपॉन डेल टी। क्या किया है हमने? 4 - 3, 4 इक्वेशन नंबर 4 से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट किया है। और इसमें ये भी याद रखना कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है। तो ये ई डॉट जे लिखे या जे डॉट ई लिखे, वो एक ही बात है। हम सब इस चीज से भी वाकिफ हैं कि डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी, अगर दो वेक्टर हैं ए और बी, तो डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी जो होगा हमारा, वो होगा हमारा बी डॉट कर्ल ए माइनस ए डॉट कर्ल बी। डाइवर्जेंस की प्रॉपर्टी है कर्ल के फॉर्म में, डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी बराबर बी डॉट कर्ल ए माइनस ए डॉट कर्ल बी। और यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि अगर ए और बी दोनों रोटेशनल फील्ड हैं तो ए क्रॉस बी सोलिनॉइडल फील्ड होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए दे रहा हूँ, ये काफी बार पूछा जाता है इस प्रॉपर्टी पर कि अगर ए और बी हमारे रोटेशनल हैं, रोटेशनल का मतलब क्या होता है बच्चों? कर्ल ए भी 0, कर्ल बी भी 0। तो डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी जो होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ए भी 0 ये भी 0, तो 0 - 0 0। तो ए क्रॉस बी जो होगा, डाइवर्जेंस होता है सोलिनॉइड का, सोलिनॉइडल फील्ड कहते हैं अगर डाइवर्जेंस किसी क्वांटिटी का 0 हो, तो ए क्रॉस बी जो होगा वो सोलिनॉइडल होगा। काफ़ी कंपटीशंस में पूछा जाता है, इंडिया में तो खासतौर से कई बार कंपटीशन में सीधा क्वेश्चन ये आता है, ए क्रॉस बी जो होगा वो सोलिनॉइडल होगा। क्या प्रॉपर्टी है ये कि ए और बी अगर रोटेशनल फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं तो ए क्रॉस बी सोलिनॉइडल फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछा जाता है। तो यहाँ से अगर इस रिलेशन को देखें तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखें पहले। ये हमारा आ जाएगा यहाँ से डाइवर्जेंस ई क्रॉस एच माइनस का इक्वल टू, इस टर्म को ऐसा लिख दें सीधी, जे डॉट ई प्लस एप्सिलॉन ई डॉट डेल ई अपॉन डेल टी प्लस म्यू एस डॉट डेल एच अपॉन डेल टी। क्योंकि हम सब वापिक हैं बी बराबर म्यू एच होता है। यहाँ पे दो एक्सप्रेशंस मैंने ऑलरेडी यूज किए हैं। डी हमारा क्या होता है बच्चों? डी होता है एप्सिलॉन ई और बी होता है हमारा म्यू एच। डी को इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ई को इलेक्ट्रिक फील्ड, बी को मैग्नेटिक फील्ड और एच को मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं। और एप्सिलॉन जो है वो कहलाता है हमारा परमिटिविटी ऑफ द मीडियम और म्यू कहलाता है परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। देखें इस रिजल्ट को, चेक कर लें एक बार कि ये हमने सही लिखा है। ये वाली प्रॉपर्टी इसमें यूज की गई है। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का जब हम एक्सप्रेशंस लेकर चलते हैं तो डेल ओवर डेल टी, इस एक्सप्रेशन को देखें, इसको डेल ओवर डेल टी एप्सिलॉन ई स्क्वायर और हाफ भी साथ साथ अटैच करें इसे, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर।
अगर इसे हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर एक्सप्रेशंस को हम खोलें तो इसे लिखेंगे इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू हाफ टू ई डॉट डेली अपॉन डेल टी। 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो एप्सिलॉन ई डॉट डेली अपॉन डेल टी, दिस इज द टर्म। तो इस टर्म को ये लिखा जा सकता है, इस वाली टर्म को, दिस वन। सिमिलरली इस टर्म को क्या लिख सकता हूं, इस टर्म को देखें, डेल ओवर डेल टी, ये हमारा हाफ म्यू एच स्क्वायर इक्वल टू म्यू हाफ 2s डॉट डेल एच अपॉन डेल टी। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू जो हमारी बनेगी म्यू एस डॉट डेल एच अपॉन डेल टी, ये हमारा क्या बन गया, दिस टर्म। इस पूरी टर्म को ये लिखा जा सकता है। दोनों को एक साथ कर दें, ये हमारा बन जाएगा डेल ओवर डेल टी। और हम सब इस चीज से भी वाकिफ हैं कि एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है यूई, एनर्जी डेंसिटी, वो हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये एनर्जी डेंसिटी को नोट कर रहा है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और यूएम मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है हमारा, वो होता है हाफ म्यू एच स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिख पाएंगे, डेल ओवर डेल टी यूई प्लस यूएम, या हम इसे लिख पाएंगे डेल ओवर डेल टी यूईबी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूईबी? यूईबी इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। ई को इलेक्ट्रिक ना पढ़ लें, ई का मतलब यहाँ क्या है, मैं पूरा ही लिखे दे रहा हूं, यहाँ पे लिखे दे रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। जैसे ये हमारी ईएम वेव होती है, तो यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यहाँ जो एनर्जी होती है, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो होती है हाफ म्यू एच स्क्वायर, इसमें स्टोर एनर्जी। और इस कंपोनेंट में एनर्जी कितनी होती है, यूई से उसे दिखाते हैं, होती है हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। और अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो यूईबी कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, वो दोनों के सम के इक्वल हो जाती है, यूई प्लस यूएम इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस हाफ म्यू एच स्क्वायर। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा बन गया माइनस डाइवर्जेंस ई क्रॉस एच इक्वल टू जे डॉट ई प्लस डेल ओवर डेल टी यूईबी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। इस ई क्रॉस एच को, जो ये क्वांटिटी ई क्रॉस एच है, इसको एस कहते हैं। दिस इज सेड टू बी पॉइंटिंग वेक्टर। दिस इज सेड टू बी पॉइंटिंग वेक्टर इन द ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट पॉइंटिंग। साइंटिस्ट पॉइंटिंग के उसमें इस टर्म को एस बोलते हैं। एस का मतलब है पॉइंटिंग वेक्टर। तो ये एक्सप्रेशन हमारा बन जाता है माइनस डाइवर्जेंस एस इक्वल टू जे डॉट ई प्लस डेल ओवर डेल टी यूईबी। इसको हम कई बार डिफरेंशियल फॉर्म भी कहते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ पॉइंटिंग थ्योरम। और बहुत ही प्यारा और बहुत ही उम्दा एक रिजल्ट हमें यहां से ऑब्टेन होता है। हम सब वाकिफ हैं कि जे बराबर सिग्मा ई होता है, और इन फ्री स्पेस सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, फ्री स्पेस में कोई भी चार्ज होता नहीं, तो वहां कंडक्टिविटी 0 होती है।
तो ये एक्सप्रेशन हमारा क्या बन जाता है, डेल ओवर डेल टी यू ई बी इजकल टू माइनस डाइवर्जेंस एस। डेल ओवर डेल टी यू ई बी बराबर माइनस डाइवर्जेंस एस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिक्स हेयर? ये तो हमने मैथमेटिक्स डेरिवेशन दिया है। इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी टाइम के हिसाब से घट रही है, नेगेटिव का मतलब कम हो रही है, तो वो जो डाइवर्जेंस एस के इक्वल होगी जितना फैलाव हो रहा है। और फैलाव एस क्या बताता है? ये एस रिप्रेजेंट करता है एनर्जी फ्लोइंग आउट द सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एस का नोटेशन क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एनर्जी फ्लोइंग आउट द सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्योंकि एनर्जी फ्लोइंग आउट द सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को बता रही है, तो एस बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। पॉइंटिंग वेक्टर क्या है? एनर्जी फ्लोइंग आउट द सरफेस, जो एक सरफेस है, जिस सरफेस के अंदर ये सब फिनोमेना अंदर हो रहा है, उससे कितनी एनर्जी बाहर निकल के आ रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो क्या है? पॉइंटिंग वेक्टर है। और एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम को कहते हैं पावर, और अपॉन एरिया। पावर को किस में लेंगे हम? वाट में मीजर करेंगे। एरिया को किस में मीजर करेंगे? मीटर स्क्वायर में। तो पॉइंटिंग वेक्टर जो होगा वो हमारा वाट पर मीटर स्क्वायर में ऑब्जर्व होता है। और अगर हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से कंपैरिजन करने की कोशिश करें, कुछ थोड़ा सा डीप में जाकर देखें और क्वांटम मैकेनिक्स की प्रोबेबिलिटी कंजर्वेशन के साथ इसकी कंपैरिजन करें, तो एक बहुत वंडरफुल से रिजल्ट हमें नजर आते हैं। कैसे नजर आते हैं? कि अगर हम कंपैरिजन के तौर पर देखें तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से अगर इसका कंजर्वेशन हम देखेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को मैं फिर से लिख रहा हूं, तो वहां पे हम लिखते हैं डाइवर्जेंस जे प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इजकल टू 0। तो वहां लिखते हैं डेल रो अपॉन डेल टी इजकल टू माइनस डाइवर्जेंस जे। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, क्योंकि मैं लेक्चर को कंटिन्यू दे रहा हूँ इस EMT में, उसी सीरीज में मैं इस पर एक लेक्चर दे चुका हूँ पहले ही। डाइवर्जेंस जे प्लस डेल रो अपॉन डेल टी 0 होता है। तो यहाँ से डेल रो अपॉन डेल टी बराबर माइनस डाइवर्जेंस हम लिख सकते हैं। तो ये हमें क्या बता रहा था कि अगर चार्ज पर यूनिट टाइम घटता है, नेगेटिव साइन का मतलब घटता है, तो वो डाइवर्जेंस ऑफ जे के इक्वल होता है। तो करंट का फैलाव होता है। डाइवर्जेंस जे का मतलब करंट का फैलाव होता है। कब? अगर चार्ज कहीं डिक्रीज हो रहा है, मीन्स अगर कहीं चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो करंट फ्लो करेगी कहीं दूसरे क्षेत्रों में। दैट वाज द रीजंस जो हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में पढ़ते थे। यहां पे हम क्या देख रहे हैं? डेल ओवर डेल टी यू ई बी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो चल रही थी, अगर उसकी फील्ड एनर्जी में कमी होती है, तो वो कमी इसलिए हो रही है क्योंकि जो हम जहां कर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही है जिन क्षेत्रों से, वहां की अगर एक क्षेत्र को हम पूरे को कंबाइन करें तो वहां से हीट निकल रही है। तो जो हीट फ्लो आउट हो रही है, अगर उसको ऑब्जर्व कर लें पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, अगर उसको ऑब्जर्व कर लें तो ये हमारी इसके इक्वल होगी कि जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एनर्जी में पर यूनिट टाइम एनर्जी डिक्रीज हुई है। दैट इज नथिंग रेदर देन एनर्जी फ्लक्स कंजर्वेशन। मैंने कहा था अभी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्लक्स को बताती है। तो एनर्जी फ्लक्स कंजर्वेशन क्या होगा? एनर्जी कंजर्वेशन पर यूनिट टाइम एनर्जी फ्लक्स होता है। तो यहाँ डेल ओवर डेल टी में क्या देख रहे हो? ये एनर्जी डेंसिटी है। एनर्जी
डेंसिटी का मतलब क्या, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये कर रहे हैं पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी का कंजर्वेशन पर यूनिट टाइम एनर्जी कंजर्व रह रही है, हर सेकंड में एनर्जी कंजर्व रहेगी। मींस जितनी एनर्जी किसी पर्टिकुलर टाइम में कम हुई है उसी समय पे वो हीट फॉर्म में बाहर निकलेगी सरफेस से। और वो सरफेस कौन सी होगी, वो रीजन, जैसे हमने क्या किया, एक क्षेत्र ले लिया, इस तरीका से एक क्षेत्र बना लें, जैसे ये क्षेत्र ले लिया, इस क्षेत्र से ईएम वेव जा रही है, यहाँ ये इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज यहां है नहीं, फिर भी क्या हो रहा है, इसकी एनर्जी घट रही है। तो एनर्जी केवल इसलिए घट सकती है कि वो एनर्जी कहीं ना कहीं कम होने वाली एनर्जी यहां हीट की फॉर्म में बाहर आए, और कोई उसका रीजन नहीं हो सकता। और जब हम कंडक्टिंग मीडिया में जाएंगे या ऐसे माध्यम में जाएंगे जहां पे पार्टिकल्स होंगे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो इसकी है, क्योंकि फिर हम क्या करके चलेंगे, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल भी लेके चलेंगे, तो क्या होगा, हम फिर प्रूव करेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ई कंपोनेंट, वो इन चार्ज पार्टिकल को एक्सलेट करने में उसकी एनर्जी खर्च हो जाएगी, और रेस्ट एनर्जी हीट की फॉर्म में सरफेस से बाहर आएगी। तो यहाँ हमने एक स्पेशल केस लगा दिया जहां सिग्मा को जीरो कर दिया। सिग्मा जीरो होने का मतलब क्या है, चार्ज कैरियर है ही नहीं। अब हम ऐसा भी केस लेके चलेंगे जहां पे चार्ज कैरियर एग्जिस्ट करेंगे, वहां पे भी डिस्कशन करेंगे इसका। तो यहां तक बताएं, कोई चीज अगर आपको लगता है कि नहीं आई समझ में, ये एस है पॉइंटिंग वेक्टर और ये ही प्रोपगेशन वेक्टर है। एस और के सदा पैरेलल होते हैं। पॉइंटिंग वेक्टर एंड प्रोपगेशन वेक्टर की जो डायरेक्शंस है वो सदा सेम रहती है। अब हम चलते हैं इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखने और देखते हैं किस तरीका से इसको फिजिकली इंटरप्रिटेट किया जाता है। तो हर टर्म को अलग अलग इसका सिग्निफिकेंस पर डिस्कशन हो सकता है। कैसे डिस्कशन होगा, किस तरीका से इसको लेकर चलेंगे, कि बहुत सारा मैथमेटिक्स मेरे सामने है, इस पूरे मैथमेटिक्स को एक साथ इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास में टर्म्स है, ये वाली हमारा, फिर से इस एक्सप्रेशन पर फिर से जाएं, दिस एक्सप्रेशन अगेन इंपॉर्टेंट है। और क्या है, ये डिफरेंशियल फॉर्म है, बेसिकली ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ पॉइंटिंग थ्योरम। और इसी को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हुए हम यहाँ इस एक्सप्रेशन तक पहुंच गए हैं, इस तक और इस तक। क्या करें, इस पूरे एक्सप्रेशन को, पूरे इस एक्सप्रेशन को डीटो से मल्टीप्लाई कर दें, पूरे एक्सप्रेशन को। यहां तक कि कोई मैथमेटिक्स कंसेप्ट में कोई दिक्कत है तो मुझे जरूर बताएं, क्योंकि डिस्कशन पूरा का पूरा दो टॉपिकों पे है, पॉइंटिंग थ्योरम और पॉइंटिंग वेक्टर। तो पहले मैं पॉइंटिंग थ्योरम के डेरिवेशंस, पॉइंटिंग थ्योरम की वेरियस प्रॉपर्टीज इन्हें डिस्कस करूंगा, और फिर पॉइंटिंग वेक्टर्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज वीडियो में डिस्कस करूंगा। काफी महत्वपूर्ण है, काफी क्वेश्चंस इस पर देखे जाते हैं, और काफी क्वेश्चंस पॉइंटिंग वेक्टर के अराउंड, पॉइंटिंग थ्योरम के अराउंड पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी। मेंस के एग्जाम में, चाहे सिविल सर्विस का एग्जाम हो और इंडिया के चाहे पीजी लेवल के एग्जाम्स हो, वहाँ पे भी पूछी जाती है पॉइंटिंग थ्योरम, पॉइंटिंग वेक्टर्स। और इंटरव्यू में भी डिस्कस होता है लगातार। इसकी फिजिक्स भी पूछी जाती है, इसके पीछे इसका मैथ भी पूछा जाता है। तो इसे पूरे को बहुत अच्छे से तैयार रखें, और एक एक एक्सप्रेशंस को कैसे निकालते हैं, क्या हर टर्म का सिग्निफिकेंस है, वो सब इसमें डिस्कस करें, तो फिर आपके लिए चीज़ें आसान रहेंगी, सदा समझाने में आसान रहेंगी। तो देखें, इस टर्म को डीटो के साथ मल्टीप्लाई कर दें पूरे एक्सप्रेशन को, तो ये एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा जे डॉट ई डीटो प्लस, ये मैंने अभी दिखाया ही था, दिस टर्म, ये हमारी क्या थी, डेल ओवर डेल टी यू ई बी डीटो, और बराबर किसके कर दूं, माइनस डाइवर्जेंस ई क्रॉस एच इंटू डीटो। पूरे पे इंटीग्रल लगा दूं, पूरे वॉल्यूम में, फुल वॉल्यूम में। ये तो छोटे से वॉल्यूम में, छोटा वॉल्यूम एलिमेंट है ये, और पूरे वॉल्यूम के ऊपर इसमें इंटीग्रेशन लगा दिया।
डेल ओवर डेल टी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। ये टर्म हम ऑलरेडी सिग्निफाई कर चुके हैं, हमको ये टर्म क्या बता रही है। इस टर्म को देखेंगे, इस टर्म का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। इसका तो हमें पता चल गया, ये क्या था, यू ई बी जीटो क्या होगा, जीटो एलिमेंट में एनर्जी, और पूरे वॉल्यूम में ले लिया हमने, तो पूरे वॉल्यूम में कुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एनर्जी कितनी होगी वो पता चल गई। डेल ओवर डेल टी हमने लिया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एनर्जी पर यूनिट टाइम कैसे चेंज हो रही है वो ये पता चल गया, जो कभी डिस्कस किया था मैंने। इस टर्म को देखना है, किसका इंटरप्रिटेशन देना है हमें, फिजिकल इंटरप्रिटेशन देना है वेरियस टर्म का। कैसे लेकर चलें कि एक हमारा कोई चार्ज, जैसे ये हमारी ईएम वेव है, इसका कंपोनेंट ई बी और इधर एस है और यही के है। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस चार्ज पे लगा वो ई आई है, इसका चार्ज ये क्यू आई है। तो फोर्स कैसे लेंगे हम, फोर्स होता है एथ पार्टिकल पे क्यू आई ई आई प्लस वी आई क्रॉस बी आई। एक हमने ith पार्टिकल चूज किया, एक पर्टिकुलर पार्टिकल जिसका चार्ज कितना है क्यू आई, उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो काम कर रहा है वो ई आई काम कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो काम कर रहा है बी आई कर रहा है, और ये चार्ज पार्टिकल किस वेलोसिटी से चल रहा है, वी आई से, और चार्ज की वैल्यू कितनी है क्यू आई। फोर्स कितना लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगाया है, लॉरेंज फोर्स फॉर्मूला, इसको हम कहते हैं लॉरेंज फोर्स एक्सप्रेशन। तो एफ आई डॉट वी आई कर दें इजकल टू क्यू आई ई आई प्लस वी आई क्रॉस बी आई डॉट वी आई। ये वैल्यू सेकंड वाली टर्म जीरो हो जाएगी। ये एक वैल्यू कितनी बन गई, क्यू आई ई आई और वी आई। ये वैल्यू आ गई हमारी क्यू आई ई आई वी आई, और इसको समेशन लगा दें इसके ऊपर, इधर भी समेशन लगा दें। अब हमें बताना है कि ये टर्म वास्तव में रिप्रेजेंटेशन किस चीज का करती है। तो ये हमें वर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इन जनरल वर्क फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला वर्क का जो होता है वो होता है हमारा वर्क इजकल टू एफ आई डॉट एस आई। अगर कोई चार्ज पार्टिकल एफ आई है, उस पर फोर्स एफ आई लग रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट एस आई है, तो वर्क जो होगा वो एफ आई एस आई होगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट वर्क होता है। डी डब्ल्यू अपॉन डी टी करने चलेंगे तो ये आ जाएगा हमारा एफ आई, और डी एस आई अपॉन डी टी को हम क्या बोल देंगे, वी आई। तो ये एफ आई डॉट वी आई तो है या? तो ये टर्म हमारी क्या हो गई, हाँ जी, ये हमारी डी डब्ल्यू अपॉन डी टी हो गई। तो डी डब्ल्यू और समीशन हमने क्यों लगाया, ये तो एक ith पार्टिकल हमने ऑप्ट कर रखा है, हो सकता है बहुत सारे पार्टिकल हो, तो जब बहुत सारे पार्टिकल होंगे तो क्या होगा, सबका समेशन करते हुए चले जाएंगे। फर्स्ट पार्टिकल है तो उसका जो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी होगा वो Q1 E1 V1 हो जाएगा, सेकंड का Q2 E2 V2 हो जाएगा, थर्ड का Q3 V3 E3 हो जाएगा। सबका कितना वर्क लोगे, सबको ऐड कर दोगे। तो ये हमने ले लिया। जैसे ही यहाँ पे हमने क्यू आई इंटू ई आई प्लस वी आई क्रॉस बी आई डॉट वी आई किया, एक चीज हमारे दिमाग में आनी चाहिए, जो महत्वपूर्ण चीज है, जो यहाँ हमें समझने की चीज है, वो ये है कि ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कोई वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि जब जीरो हो गई तो वर्क किसकी हेल्प से हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो चार्ज पार्टिकल होता है उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होता है वही केवल वर्क करता है, मैग्नेटिक फील्ड केवल डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। और ये ऑलरेडी मैंने बताया था आप लोगों को कि लॉरेंज फोर्स कभी भी चार्ज के ऊपर कोई वर्क नहीं करता,
लॉरेंज फोर्स का कौन सा? मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करता है, लॉरेंज फोर्स में मैग्नेटिक फील्ड जो है केवल कैसा फोर्स है? डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। अब हम इस टर्म को इसके बराबर दिखाएं, कैसे दिखाएंगे ये बताएंगे। अगर चार्ज हमारा क्यू आई नहीं है, डी क्यू आई है, तो यहां पे एक्सप्रेशन बन जाएगा डी क्यू आई ई आई वी आई। इसको समेशन को अगर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको हम किस फॉर्म में लिख लेते हैं? इंटीग्रल फॉर्म में लगा देते हैं। समेशन इंटीग्रेशन में कब बदल जाता है? कंटिन्यूअस हो। तो हमने मान लिया कि ये समेशन इंटीग्रल फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया, क्या मानते हुए कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है, कुछ भी कोई भी वैल्यू हो सकती है चार्ज की। तो अगर वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का तो हमारा समेशन किस में बदल जाता है? इंटीग्रेशन में। अब इस टर्म को इसके बराबर दिखाएं। हाँ जी बताएं बच्चों, कैसे दिखाएंगे? अब आपको दिखाना है कि ये टर्म, ये वाली टर्म इसी चीज को नोट करती है। कैसे दिखाएंगे? इंटीग्रल जे डॉट ई डी टो को दिखाइए कि ये टर्म्स किसको रिप्रेजेंट करती है? डी क्यू आई ई आई वी आई को। कैसे दिखाएंगे? जे की जगह पर आई अपॉन वी ले लें। चलो ले लिया, आई अपॉन ए ई, डी टो की जगह पे ए डी एल, ए से हमारा ये ए कैंसिल हो गया, आई को बदल दें डी क्यू अपॉन डी टी से, ई इंटू डी एल। इस टर्म को डी एल अपॉन डी टी को भी ले लें, डी क्यू ई डी एल अपॉन डी टी। तो ये हमारा हो जाएगा डी क्यू ई और डी एल अपॉन डी टी भी हो जाएगा। तो ये टर्म और ये टर्म सेम हो गई। देखें केवल आई का कंसेप्ट आ रहा है और आई का मतलब क्या होगा वो हमने किस में बदल दिया ऑलरेडी, इंटीग्रल में बदल दिया, तो इसकी जरूरत ही नहीं रह जाएगी। यहाँ आई एथ ना लेके सबके लिए कंसीडर हो जाएगा अभी। ये दोनों टर्म सेम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ये पूरी टर्म किसके बराबर है? वो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी के इक्वल है। तो ये टर्म हमारी कितनी हो गई? ये टर्म हो गई डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के द्वारा किया गया वर्क पर यूनिट टाइम। और इसको हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं इसे, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी को। इसको जब आप ग्रिफिथ जैसी बुक में पढ़ेंगे तो ये लिखा मिलेगा डी ओवर डी टी यू एम, मैकेनिकल एनर्जी डेंसिटी, क्योंकि वर्क जो कैसा हो रहा है, मैकेनिकल वर्क है। तो यू एम प्लस यू ई बी इजकल टू माइनस डाइवर्जेंस एस। इस फॉर्म में आप देखेंगे डेविड जे ग्रिफिथ में पॉइंटिंग थ्योरम इन किस फॉर्म में? पॉइंटिंग थ्योरम इन द फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल फॉर्म। इस डी डब्ल्यू अपॉन डी टी को ही हमने क्या ले लिया है? डी यू एम अपॉन डी टी, और डब्ल्यू हमारा किससे बदला है? यू एम से। इसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी डेंसिटी, जो किया गया कार्य है। अब इसका मतलब क्या है उसे भी समझें और यहां से कोशिश करें इसकी फिजिक्स निकालने की। इसकी फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स ये है कि जैसे ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे होते हैं, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल होते हैं, ईएम वेव यहाँ से प्रोपगेट करके उस पर जाती है, तो वो अपनी एनर्जी लॉस करती है। और वो अपनी एनर्जी लॉस किसमें? उन चार्ज पार्टिकलों को एक्सलेट करने में खर्च करती है। और अगर हिसाब तब भी बराबर नहीं होता तो फिर बाकी की जो एनर्जी है, जिन सरफेसों से वो पास हुई है, उस सरफेस से जो बाहर निकलने वाली हीट है, अगर वो काउंट की जाए
तो एनर्जी का कंजर्वेशन कैसे वैलिड होता है पर यूनिट टाइम, कि जो एनर्जी खर्च हुई है वो दो जगह खर्च हुई है। एक एनर्जी खर्च होती है कहाँ पे, एनर्जी खर्च होती है चार्ज पार्टिकलों को एक्सलेट करने में, जो माध्यम के चार्ज पार्टिकल हैं उनको एक्सलेट करने में खर्च होती है। और दूसरी एनर्जी सरफेस से, जिस सरफेस से वो पास होकर जा रही है, उस सरफेस से जहां जहां सरफेसों से पास हुई है उस सरफेसों की बाउंड्रियों से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हीट की फॉर्म में बाहर निकल के आती है, सरफेस से बाहर निकल के हीट निकल के आती है। और अगर उस हीट को पर यूनिट टाइम में ऑब्जर्व कर लें और जितना वर्क किया उसको ऑब्जर्व कर लें तो उन दोनों को ऐड कर दें, तो वो जो दोनों का एडिशन है वो जो एनर्जी कम हुई है पर यूनिट टाइम उसके इक्वल होगा। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द पॉइंटिंग थ्योरम। ये है पॉइंटिंग थ्योरम। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये इक्वेशन है, जो ये फॉर्म है, वो हमारी कहलाती है कि अगर हमारी मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, ये मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली क्यों कही जा रही है, क्योंकि वर्क जो है वो भी एक फॉर्म है एनर्जी की। वर्क और एनर्जी अपने आप में इंटरकंजरेबल क्वांटिटी है। तो dW/dt जो वर्क किया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, वो वर्क एक वो काउंट कर लिया जाए और दूसरा क्या काउंट कर लिया जाए, हीट फॉर्म में जो एनर्जी रिलीज हुई है बाहर निकल के आई है उसको काउंट कर लिया जाए पर यूनिट टाइम। तो वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एनर्जी में जितनी कमी हुई है उसके इक्वल होगा पर यूनिट टाइम में। इसको कहते हैं एनर्जी फ्लक्स कंजर्वेशन। और ये टर्म्स जो हमारी सेकंड थी ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दी है। इसको हम जो लिखते हैं उसे लिख रहे होते हैं इक्वल टू माइनस, इसको लिख देते हैं S.ds। ये बेसिकली डाइवर्जेंस की थ्योरम है। जो इसमें डाइवर्जेंस की कौन सी थ्योरम है, डाइवर्जेंस की थ्योरम है कि डाइवर्जेंस को अगर हम वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस में बदलते हैं तो हम लिखते हैं S.ds इक्वल टू डाइवर्जेंस S dt। और E क्रॉस H क्या है, ये पूरा E क्रॉस H को ही तो S बोल रहे हैं, ये तो पॉइंटिंग वेक्टर है। तो पॉइंटिंग वेक्टर क्या हो गया, देखो यहां से कैसे डेफिनेशन से इसकी निकलेगी पॉइंटिंग वेक्टर की यहां से भी डेफिनेशन से निकलेगी। ये तो वो वर्क है जो चार्ज पार्टिकलों पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ने किया है। ये कौन सा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी कम हुई है। इसे इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, अगर आप समझने का प्रयास करें तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है del/del इंटीग्रल u/e/v dτ इक्वल टू माइनस dW/dt माइनस S.ds। इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, del/del मींस पर यूनिट टाइम ओवरऑल एनर्जी पूरे वॉल्यूम में कितनी है वो ये है, वो टाइम के हिसाब से चेंज हुई। और नेगेटिव क्यों हुई, घटी है। कहां कहां गई है, दो जगह गई है। ये तो वो है जो वर्क किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने चार्ज पार्टिकलों के ऊपर जो माध्यम में थे, ये तो वो है। और ये वाली टर्म कौन सी हुई, ये वो है जो पॉइंटिंग वेक्टर के कारण जो एनर्जी फ्लो कर रही है सरफेस से बाहर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अगर तुमने एरिया से मल्टीप्लाई कर दी तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एनर्जी। यहां से देखें एस की अगर है डायमेंशंस के तौर पर देखेंगे तो S.ds इस पूरे की डायमेंशंस माइनस dW/dt की डायमेंशन के बराबर होगी। तो यहां पे जो हमारे पास में S होगा वो क्या क्या रिप्रेजेंट करेगा, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। जब हम इस एनर्जी पर यूनिट एरिया कर देंगे और फिर एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनर्जी आ जाएगी ओवरऑल। और पर यूनिट टाइम कर रहे हैं, ये भी तो एनर्जी पर यूनिट टाइम ही है, तो डायमेंशन भी फॉर्मूला करेक्ट है, तो उसे भी चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। मैं थोड़ा सा पॉइंटिंग वेक्टर पर जाना चाहूंगा। कुछ इसमें कोई ऐसी कोई फिजिक्स की कोई बात हो तो जरूर पूछें, बताएं। कोई अगर ऐसा मैथमेटिक्स में कोई कंसेप्ट ऐसा लग रहा है कि नहीं पता चल रहा है, उसे देख सकते हैं। तो पॉइंटिंग वेक्टर की हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं उन्हें देखें। तो एक हेडिंग दें इसमें, वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द पॉइंटिंग वेक्टर्स। ये पॉइंटिंग थ्योरम, पॉइंटिंग वेक्टर दोनों ही टॉपिक कवर हो जाएंगे इस वीडियो में।
तो प्रॉपर्टीज में क्या है, एक तो हमें पता ही चल गया ही है प्रॉपर्टीज क्या आती है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज कि ये क्या है, एनर्जी फ्लोइंग आउट द सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है। तो पॉइंटिंग वेक्टर क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी flowing out the surface per unit area per unit time। दूसरा क्या है कि जब हम इसे लेकर चलेंगे तो ये ऑलरेडी आपको बता दिया गया है कि अगर E इधर जा रहा है, B इधर जा रहा है, तो पॉइंटिंग वेक्टर इधर जाएगा। तो S की डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ S पॉइंटिंग वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ, क्या क्या, E एंड H। थर्ड क्या है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इसकी यूनिट और डायमेंशंस हम यूनिट लेंगे तो ये ऑब्जर्व होगी वाट पर मीटर स्क्वायर में, और डायमेंशंस अगर हम इसकी कैलकुलेट करेंगे तो डायमेंशंस कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, एनर्जी की डायमेंशंस जो होगी ½ mv² के इक्वल करते हैं एनर्जी को, या mc² करते हैं, तो ml² t-2 होगी अपॉन L² और T। एनर्जी की यहां लिख दें, एरिया की L², टाइम की T, तो ये हमारी आ जाएगी mt-3। चौथी इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि S को हम E क्रॉस H प्लस कर्ल G भी लिख सकते हैं। अगर हम इस G को आर्बिट्ररी तौर पे इसमें चेंज करते हैं और जब हम इसका एक्सप्रेशन डाइवर्जेंस एस निकालने की कोशिश करेंगे तो डाइवर्जेंस एस जो आएगा वो डाइवर्जेंस E क्रॉस H हो जाएगा। डाइवर्जेंस क्योंकि बताता है कि एनर्जी कैसे कितनी फ्लो हो रही है। तो जब हम इसका डाइवर्जेंस लेंगे और डाइवर्जेंस कर्ल G करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, डाइवर्जेंस E क्रॉस H। एक प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी, क्या प्रॉपर्टी बता रखा था मैंने, जैसे उसमें कहा था कि A और फाई यूनिक नहीं होते, उनकी डिफरेंट वैल्यू भी B और E को यूनिकली डिटरमाइन करती हैं। सेम कहानी यहां है कि S की डिफरेंट वैल्यू हो सकती हैं, लेकिन जब उनका डाइवर्जेंस लेते हैं, फैलाव देखते हैं, तो वो हमें सेम वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। तो यहां पे अगर G को हम आर्बिट्ररी तौर पे बदलते रहें, लेकिन जब डाइवर्जेंस S लेंगे तो ये टर्म अपने आप ऑटोमेटिकली सेम मतलब 0 हो जाएगी। तो डाइवर्जेंस इधर का और इधर का सेम बना रहेगा, और डाइवर्जेंस ही S का इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो फैलाव को बता रहा होता है। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर हम S एवरेज निकालें, S का एवरेज लें, तो वो होता है हमारा 1/T 0 से T E क्रॉस H इंटू dt। अगर S का हम एवरेज कैलकुलेट करें तो S का एवरेज क्या होता है, 1/T 0 से T E क्रॉस H इंटू dt। अगर हमारी साइनसॉइडल वेव है और साइन और कॉस वेव फॉर्म में है, E की वैल्यू हो जाएगी E0 साइन ओमेगा टी, और H की वैल्यू हो जाएगी हमारी H0 साइन ओमेगा टी। साइनसॉइडल वेव के लिए E और H को क्या लिख सकते हैं, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी है और H बराबर H0 साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे S का एवरेज निकल जाएगा। S एवरेज कैसे निकालेंगे, 1/T 0 से T E0 H0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। इसको हम लिख पाएंगे E0 H0 अपॉन T, और साइन स्क्वायर ओमेगा dt की 0 से T में वैल्यू होती है T/2।
तो ये आ गया ई नॉट अपॉन रूट टू एच नॉट अपॉन रूट टू। ई नॉट और एच नॉट यहां पे मैक्सिमम वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू और एच की एच नॉट मैक्सिमम वैल्यू है। और इसको हम क्या बोलते हैं, ई एवरेज या ई आर एम एस या एच एवरेज। तो एस एवरेज को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, ई एवरेज और एच एवरेज के इक्वल। एवरेज का मतलब ई एवरेज की वैल्यू ई नॉट बाई रूट टू, आर एम एस वैल्यू कह दो। तो इसकी 5 से 6 प्रॉपर्टी जो महत्वपूर्ण थी वो मैंने डिस्कस की। क्या बताती है, एनर्जी फ्लोइंग आउट द सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को रिप्रेजेंट करता है। इसको जो हम मीजर करते हैं वो वाट पर मीटर स्क्वायर में मीजर करते हैं। डायमेंशंस इसकी -3 होती है। एस जो है उसके अंदर आर्बिट्री तौर पर कोई वैल्यू चेंज की जा सकती है, लेकिन डाइवर्जेंस एस फिर भी सेम रहता है। उसके अलावा जो एस एवरेज की वैल्यू है वो हमारी ई एवरेज और एच एवरेज के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। और एक चीज जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि ई और एच सदा ई और एच के परपेंडिकुलर एस रहता है और प्रोपगेशन वेक्टर के पैरेलल होता है। एस जिधर की तरफ वेव चलती है, जैसा आपसे पूछता है एस और के इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू बताइए, तो आंसर 0 होगा, क्योंकि एस की भी डायरेक्शन सेम है, के की डायरेक्शन भी सेम है। तो जब इन दोनों के बीच का एंगल लेकर चलेंगे, साइन थीटा लेंगे, तो साइन 0 बन जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा। तो एस क्रॉस के सदा क्या होता है, 0 होता है। और अगर एस की वैल्यू को हम एस की डायमेंशंस को एन कैप से दिखाएं तो एन कैप डॉट ई 0 होता है और एन कैप डॉट एच 0 होता है। एस की दिशा अगर हमारी एन कैप है तो के की दिशा भी सेम रहेगी, तो उस समय पे के डॉट ई भी 0 हो जाएगा हमारा और हमारा के डॉट एच भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि प्रोपगेशन वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और इसका मतलब होता है जो हमारा के प्रोपगेशन वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर एस की डायरेक्शन एन कैप है तो के की भी एन कैप ही होगी, और एन कैप डॉट ई 0 होगा, एन कैप डॉट एच 0 होगा, डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि ए डॉट भी होता है ए बी कॉस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और थीटा हो जाएगा π/2, तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये इन कंसेप्टों को लगाना पड़ता है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ये कई बार यूज करने पड़ते हैं कंसेप्ट क्वेश्चन के आंसर मार्क करते समय। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपकी समझ आया होगा पॉइंटिंग थ्योरम, पॉइंटिंग वेक्टर्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं इस लेक्चर को कहूँगा कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास थी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।